वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं और ये बेसिकली हमारी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सीरीज़ में पहली वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जस्ट टू आइटम्स को डिस्कस करेंगे, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी जो सेक्शन 1 एंड 1A के अंदर डिस्कस हुआ हुआ है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस तो सेक्शन 13 पर होगा, लेकिन उसके साथ कुछ हम सेक्शन 3 से जो इंटरप्रिटेशन हैं उनको भी यूज़ कर रहे होंगे। तो इन दो पॉइंट्स की तरफ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इस एक्ट का जो प्रॉपर टाइटल स्टैंडर्ड में है, जिसे अक्सर शॉर्ट टाइटल भी कहा जाता है, दैट इज़ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, और कई जगह पर इसको आगे दी एक्ट और दिस एक्ट के तौर पर हम इसके सेक्शंस में पढ़ रहे होंगे। अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी देखें तो ये 1881 बिफोर जो है पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ हुआ स्टैंड जो है एक्ट है, लॉ है, लेजिस्लेशन है, लेकिन बाद में इसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई है उसके मुताबिक नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। इसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी जो है वो 1 March 1882 से है, यानी ये लॉ 1881 में बना, लेकिन इसको जो अप्लाई किया गया प्रैक्टिकली ट्रांजेक्शन्स के ऊपर और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, वो 1 March यानी 1 March 1882 से किया गया। अब इसका अगर हम स्कोप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये एक्ट किस तरीके से अप्लाई होता है, तो उसमें कुछ सेक्शन हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के हैं, वो इस एक्ट को ओवरराइड करते हैं। यानी इस सिचुएशन में जब कन्फ्लिक्ट होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के अंदर और इस एक्ट में, तो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट को फॉलो कर रहे होंगे और इस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। वो प्रिसाइजली दो सेक्शन हैं जो लॉ में मेंशन हैं, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 35 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के, जो इस एक्ट से अफेक्ट नहीं होते। और यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर अगर कोई कन्फ्लिक्ट हमें नज़र आएगा सेक्शन 24 एंड 35 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के साथ, तो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के सेक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे और इस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इस एक्ट का कंपैरिजन अगर किया जाए यूजेज और कस्टम्स के साथ, यानी जो रसूम और रिवाज होते हैं चीज़ों को डील करने के, तो उसमें इसका सेक्शन 1A कहता है कि एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल बी गवर्न बाय द एक्ट रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दैट। तो अगर किसी जो ये एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट में और जो जिस तरीके से रसूम और रिवाज के हिसाब से कुछ चीज़ें डील हो रही होती हैं, जैसे हुंडीज वगैरह और इस तरीके से जो पेमेंट्स हो रही होती हैं, अगर उनमें कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो हम एक्ट को फॉलो करेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को फॉलो करेंगे, और वहाँ पे यूजेज और कस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन पर बात करते हैं। तो पहले एक जनरल अगर कॉन्सेप्ट लें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट में वर्ड निगोशिएबल का जो लिटरल मीनिंग है, निगोशिएबल का वर्ड ट्रांसफरेबल बेसिकली समझा जाता है, तो प्रिसाइजली ऐसी चीज़ जो डिलीवरी से ट्रांसफ़र हो सकती हो। फिर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट वैसे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन जब लीगल पर्सपेक्टिव में बात की जाती है तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग लीगल राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन, कि एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें किसी पर्सन की फेवर में कोई राइट क्रिएट हो रहा है। तो अगर इन दोनों वर्ड्स के लिटरल मीनिंग को कंबाइन करें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब बनेगा रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। अब ये कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ये तो बहुत जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी भी होते हैं और उसमें किसी ना किसी पर्सन की फेवर में राइट भी क्रिएट हो रहा होता है। तो तमाम के तमाम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो लिटरल डेफिनेशन, लिटरल कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ये लॉ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिफाइन करता है ज़रा नैरो वे में। वो नैरो वे में कैसे डिफाइन करता है, ये डेफिनेशन जो सेक्शन 13 में दी हुई है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, वो है कि अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को जनरल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करें तो ये जो डेफिनेशन लॉ में गिवन है, इसने स्कोप डिफाइन कर दिया कि हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस लॉ के मुताबिक सिर्फ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को समझेंगे।
उसके अलावा नहीं समझेंगे। अच्छा, उसके अलावा कौन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एंट्री वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपकी जेब में जो करेंसी नोट होता है वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्योंकि आप अगर वो नोट किसी को दे दें तो वो उसका हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र हो गया बाय डिलीवरी। और वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है और उसमें लीगल राइट भी है कि जो उस नोट का प्रॉपर होल्डर होगा वो उसकी वैल्यू को होल्ड करता है, वो उसको इस्तेमाल करके उससे बेनिफिट ले सकता है। तो बाय डेफिनेशन तो जो हमारे पास करेंसी नोट्स होते हैं, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 5000 रुपए का, वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन स्पेसिफाई कर दी कि जो ये एक्ट है ये उन रूल्स को डिस्कस कर रहा होगा जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से रिलेट करते होंगे। अब बात आ जाती है पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। तो इसका वैसे तो हम डिटेल आगे जाके कैरेक्टरिस्टिक्स में और आगे के जो सेक्शंस जहाँ पर ये चीज़ मज़ीद डिस्कस हो रही होगी डिटेल में विद एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रीफली इसका मतलब ये है कि अगर एक चेक मैं आपको इशू करता हूँ कि जी एट ऑर्डर ऑफ मिस्टर असलम, तो वो सिर्फ मिस्टर असलम अपनी आइडेंटिटी प्रूव करके उस चेक के अगेंस्ट पैसे ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जी एक चेक हमने बेरर दे दिया है, बेरर का मतलब है जो उसे बेयर करता हो, जो उसे होल्ड करता हो, तो जो भी शख्स उसे लॉफुली होल्ड करता होगा वो जाकर उस चेक की पेमेंट ले लेगा, वो चाहे मिस्टर असलम हो या वो मिस्टर अकरम हो या कोई और नाम हो उनका। तो उसमें पर्सन की आइडेंटिटी रेलिवेंट नहीं होगी। तो पेएबल ऑर्डर पे भी हो सकता है और पेएबल जो है टू बेयरर भी हो सकता है। तो बेयरर में ये होता है कि एक किस्म का समझ लें कि ओपन है कि जिस शख्स के पास होगा वो उसकी जो है वो पेमेंट क्लेम कर सकता है। और ऑर्डर का मतलब ये है कि वो जिसके ऑर्डर पे मेंशन है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, सिर्फ उसके ऑर्डर पे उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई होने के बाद, कंफर्म होने के बाद उसकी पेमेंट होगी। तो ये पेएबल टू ऑर्डर और बेयरर का फ़र्क है। और हम जब अब पूरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे तो हमारा फोकस हर किस्म के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं होगा। हमारा फोकस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पर होगा। क्योंकि ये लॉ डेफिनेशन में ही स्पेसिफाई कर देता है कि इस लॉ में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिर्फ ये तीन चीज़ें हैं। अब कुछ मज़ीद टर्मिनोलॉजी जो इम्पॉर्टेंट है इस लेवल पर अंडरस्टैंड करने के लिए उसको डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशंस दी हुई हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की, उसमें से हम दो इंटरप्रिटेशंस यूज़ करेंगे। एक टर्म है डिलीवरी। तो डिलीवरी का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। जैसे अगर मैं कोई चीज़ अपने हाथ से आपके हाथ में दे दूं तो पोजेशन मेरे हाथ से आपके हाथ में चल गई। अब पोजेशन जो है वो एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अच्छा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, अब एक्चुअल पोजेशन ये है कि मैं आपको एक चेक अपने हाथ से आपके हाथ में पकड़ा दूं। और कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक जो पोजेशन का ट्रांसफ़र है या डिलीवरी है वो इस तरीके से है कि मैं बाय कोरियर आपको सेंड कर दूं। तो मैं अपने हाथ से तो आपको नहीं दे रहा, लेकिन अदरवाइज मैं एक और मींस के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। या इवन इस तरीके से होता है कि मैं आपको एक ड्रॉर की जो है की देता हूँ कि ये की लें उस, और सामने ड्रॉर खोल के चेक निकाल लें, आपका चेक वहाँ पड़ा हुआ है और आप ले जाएं। तो अब मैंने प्रैक्टिकली आपको दी तो एक फिजिकल की है कि उससे दराज खोल लें, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली यानी सिंबॉलिकली अलामती तौर पर मैंने डिलीवरी जो है वो आपको चेक की है। तो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है कि अलामती तौर पर आप कोई चीज़ उसको दे देते हैं। फिर टर्म यूज होती है इशू। इशू का मतलब होता है फर्स्ट डिलीवरी। जब एक प्रॉमिसरी नोट पहली बार बनाया जाता है, जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज पहली बार बनाया जाता है, जब आप एक चेक पहली बार लिखते हैं कंप्लीट इन द फॉर्म के, यानी उस पर अमाउंट, डेट, जो पर्सनस के नाम हैं, जो स्टैंप लगानी है वगैरह, अमाउंट वगैरह हर चीज़ और सिग्नेचर वगैरह आप कर देते हैं और दूसरे पर्सन को फिर पकड़ाते हैं, तो वो वाली जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है जिसमें उसमें भी पोजेशन ट्रांसफर हो रही होती है उसको इशू कहते हैं। तो डिलीवरी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, कि भाई मिस्टर ए ने बी को दिया, ये भी डिलीवरी है। मिस्टर बी ने आगे वो इंस्ट्रूमेंट सी को दे दिया, वो भी डिलीवरी है। मिस्टर सी ने आगे मिस्टर डी को दे दिया, वो भी डिलीवरी है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मिस्टर ए ने इंस्ट्रूमेंट बनाकर मिस्टर बी के हवाले किया था जिससे मिस्टर बी होल्डर बन गए उसके, तो वो फर्स्ट डिलीवरी जो है वो जो दूसरे शख्स को फर्स्ट टाइम होल्डर बनाती है उसको हम इशू कहते हैं। तो ये दो टर्म्स थी जो यहाँ पर आज हमने डिस्कस की। तो अभी बिल्कुल ब्रीफ सा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।